नमस्कार, मैं डॉक्टर आशाराम भार्गव। आज हम जैनेंद्र कुमार की कहानी पत्नी की तात्विक समीक्षा करेंगे। इस भाग 1 में हम इस कहानी के कथानक, विषय वस्तु और विशेषताओं की चर्चा करेंगे। भाग 2 में पात्र, संवाद, उद्देश्य, देशकाल आदि तत्वों की विवेचना करेंगे। जैनेंद्र हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण लेखक थे। इन्होंने हिंदी कहानी और उपन्यासों के साथ साथ निबंध साहित्य की रचना की है। जैनेंद्र के कहानी संग्रहों में फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, दो चिड़िया, पाजेब, जय संधि आदि महत्वपूर्ण कहानी संग्रह हैं। वहीं जैनेंद्र कुमार के उपन्यासों में परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, विवर्त, सुखदा, व्यतीत और जयवर्धन आदि इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। जैनेंद्र ने हिंदी कहानी और उपन्यास के साथ साथ निबंधों की भी रचना की। इनके निबंध संग्रहों में प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, मंथन, सोच विचार, काम, प्रेम और परिवार और ये और वे आदि महत्वपूर्ण निबंध संग्रह हैं। जैनेंद्र कुमार हिंदी साहित्य के मनोविश्लेषणवादी रचनाकार माने जाते हैं। प्रेमचंद के बाद हिंदी कहानी और उपन्यास में मनोविश्लेषणवादी रचनाकारों का दौर आता है। अज्ञेय, इलाचंद्र जोशी और जैनेंद्र, ये 3 मनोविश्लेषणवादी रचनाकार माने जाते हैं। इन रचनाकारों पर पाश्चात्य रचनाकारों फ्रायड, युंग और एडलर का प्रभाव था। इस पत्नी कहानी में जैनेंद्र कुमार ने एक स्त्री की मनोदशाओं का चित्रण किया है। इस कहानी का कथानक अत्यंत संक्षिप्त है, लेकिन इस कथानक में एक स्त्री, एक पत्नी के मनोविश्लेषण का महत्वपूर्ण चित्रण किया गया है। इस कहानी में सुनंदा एक स्त्री है जो अकेले बैठे अपने पति कालिंदी चरण का इंतजार करती है। जिस घर में वह रहती है वहाँ ये दोनों पति पत्नी ही रहते हैं। सुनंदा अकेले बैठी अपने पति कालिंदी चरण का इंतजार करती है और परेशान होकर खाना बनाने लगती है। दोपहर हो चुकी है, पति नहीं आए, इसलिए उसने खाना बनाना शुरू कर दिया। जब वह खाना बना चुकी होती है तभी उनके पति 3 मित्रों के साथ आते हैं और ये मित्र स्वाधीनता के लिए हिंसक और अहिंसक साधन के औचित्य पर बहस करते हैं। अर्थात कालिंदी चरण अपने जिन मित्रों के साथ आए हैं, ये तीनों मित्र और कालिंदी चरण स्वाधीनता के लिए, देश के उद्धार के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाए, हिंसक साधन अपनाया जाए या अहिंसक साधन अपनाया जाए, इसके ऊपर बहस कर रहे होते हैं। और कालिंदी चरण अहिंसात्मक साधन का समर्थन करते हैं। ये मित्र आपस में वाद विवाद कर रहे होते हैं। तभी कालिंदी चरण को याद आता है कि उसने अपने मित्रों को भोजन पानी नहीं पूछा। वह खाने के का कहने भीतर जाता है, जबकि सुनंदा तब तक खाना बना चुकी है। सुनंदा के मनोविश्लेषण का या मनोदशाओं का चित्रण करते हुए जैनेंद्र ने बताया कि वह निरुत्साहित रहती है। सुनंदा को स्वतंत्रता समझ में नहीं आती। वह समझना चाहती है लेकिन उसे समझ में नहीं आती। वह निरुत्साहित इसलिए रहती है क्योंकि उसके जीवन में कोई उमंग नहीं है। उत्साह उसके लिए अजीब सी वस्तु है। उत्साह उसके लिए अपरिचित वस्तु है। उसे लगता है कालिंदी और उसके मित्रों में बहस क्यों। कालिंदी चरण और उनके मित्रों की बहस को जब सुनंदा सुनती है तो वह उसे लगता है ये आपस में इतनी बहस क्यों करते हैं। हालांकि उसे स्वतंत्रता समझ में नहीं आती, लेकिन उसे स्थिति का भान अच्छी तरह है। उसे पता है कि सरकार उसके पति आदि से नाराज़ है। वह जानती है कि सादे कपड़ों में खुफिया पुलिस का आदमी हमेशा घर के आसपास रहता है, फिर भी ये इतनी ज़ोर से क्यों बोलते हैं। तात्पर्य यह है कि सुनंदा को अपने पति की चिंता है। हालांकि वह स्वाधीनता का तात्पर्य नहीं समझती, अपने पति से बात करना चाहती है, लेकिन साथ साथ उसे यह पता है कि खुफिया पुलिस इन स्वाधीनता के लिए
कृतसंकल्प युवाओं पर नज़र लगाए बैठी है। सुनंदा को लगता है कालिंदी चरण बेपरवाह व्यक्ति है। उसे लगता है इसी बेपरवाही से बच्चा चला गया। सुनंदा को मृत बच्चे की याद आती है। सुनंदा और कालिंदी चरण के एक संतान थी जो गुजर चुकी है। सुनंदा उस मृत बच्चे की याद में खो जाती है और बच्चे की अटखेलियाँ और उसका मरना उसे याद आता है। जब उसे याद आता है तो वह दुखी होती है। दुखी होने के कारण वह स्वयं को व्यस्त रखने के लिए प्रयास करती है। तभी कालिंदी जो अपने मित्रों के साथ बैठा था वह बाहर सुनंदा से खाने का पूछने आता है और वह सुनंदा से खाने का पूछता है और कहता है हम 4 हैं। सुनंदा तब तक रोटी बना चुकी है और बिना जवाब दिए चकला, बेलन, चून की थाली और बटुले उठा ले जाती है। यानी वह कालिंदी चरण के इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं देती कि खाना तैयार है या नहीं। वह चुपचाप अपना सामान उठाकर रख देती है, खाना बना चुकी है। कालिंदी चरण कहता है खाना बन सके तो ठीक, वरना इतने में ही काम चला लेंगे। सुनंदा को लगता है गैर की तरह बात क्यों कर रहे हैं, हंसकर कह देते कि खाना बना दो। सोचती है कि अगर ऐसे नहीं कहते तो मैं भी गुलाम नहीं हूँ, इनके ही काम में लगी रहूँ। यह महत्वपूर्ण यह है कि सुनंदा चाहती है कि कालिंदी चरण उसे हक से कहे। वे उसे गैर व्यक्ति की तरह क्यों बात कर रहे हैं, उन्हें कहना चाहिए कि खाना बना दो। लेकिन उसे लगता है कि चूंकि वे गैर की तरह बात कर रहे हैं तो मैं भी गुलाम नहीं हूँ जो इनके काम में लगी रहूँ। इस प्रकार यहाँ जैनेंद्र ने उसके द्वंद्व का चित्रण किया है, उसकी मनोदशाओं का चित्रण किया है। कालिंदी चरण ने चिल्लाकर जवाब पूछा। सुनंदा उसका जवाब नहीं दे रही, लेकिन उसे क्रोध आता है। उसको लगा बेलन फेंक दे, और किसी का गुस्सा सहन करने के लिए वह नहीं है, लेकिन वह जवाब नहीं देती। कालिंदी कहता है हम में से कोई खाना नहीं खाएगा, और यह इतना कहकर अपने मित्रों के साथ पास कमरे में वापस चला जाता है। सुनंदा अंतर्मुखी पात्र है, वह जवाब नहीं देती, मन ही मन कुढ़ती रहती है, मन ही मन सोचती रहती है। और वह कालिंदी चरण अपने मित्रों के पास जाकर कहता है कि पत्नी की तबीयत खराब है, खाना नहीं बना, होटल चलते हैं। इतने में सुनंदा खाना परोस कर ले आती है। जब वह खाना परोस कर ले आती है तो मित्र कहते हैं कि तुम तो कह रहे थे कि खाना नहीं बना। बात संभालने के लिए कालिंदी चरण ने कहा खाना पर्याप्त नहीं है। तो उसे मित्र कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। अब जब कालिंदी चरण मित्रों के सामने अजीब सी पशुपेश में पड़ जाता है, उसे गुस्सा आता है। वह भीतर जाकर पत्नी से कहता है किसने कहा था खाना लाने को, थाली वापस उठा लाओ, हम होटल जाएंगे। वह सुनंदा से लगातार कहता रहता है, लेकिन वह फिर भी चुप रहती है। फिर सुनंदा अंततः उसे कहती है खाना खाओगे नहीं, 1 बज गया है। उसके इस प्रश्न को सुनकर कालिंदी निरस्त हो जाता है, चुप हो जाता है। उसे कोई जवाब नहीं मिलता, और वह फिर सुनंदा से पूछता है और खाना है। सुनंदा कहती है अचार ले जाओ। वह अचार ले जाता है। सुनंदा को याद आता है कि उसने खुद के लिए खाना नहीं रखा। सुनंदा ने जो खाना बनाया था कालिंदी चरण और खुद के लिए, वह सारा खाना वह कालिंदी चरण के मित्रों को दे देती है। उसे याद आता है कि अब उसके लिए खाना नहीं बचा है, लेकिन उसे इस बात का दुख है कि कालिंदी चरण ने उसे एक बार भी नहीं पूछा कि तुम क्या खाओगी। इस कहानी में एक पत्नी के द्वंद्व का चित्रण किया गया है। वह प्रेम और कर्तव्य के द्वंद्व में उलझी रहती है। वह एक तरफ स्वत्व और सम्मान चाहती है, वहीं दूसरी तरफ प्रेम और कर्तव्य की भावना से भी युक्त है। सुनंदा द्वंद्वग्रस्त है। उसको इस बात की खुशी है कि मेहमानों ने खाना खाया और उसे एक दिन भूखे रहने का पुण्य मिला। एक तरफ वह खुश है, दूसरी तरफ उसे दुख इस बात का है कि कालिंदी चरण ने उसे नहीं पूछा कि तुम क्या खाओगी। फिर वह सोचती है कि मैं क्यों उसे नाराज़ करती हूँ, अब से नहीं करूँगी। कालिंदी चरण अपने तन की चिंता भी तो नहीं करते। यहाँ वापस वह अपने पति की चिंता करने लगती है, खुद को दोष देने लगती है कि मैं उन्हें क्यों नाराज़ करती हूँ, अब से मैं उन्हें नाराज़ नहीं करूँगी। यहाँ वह उनकी चिंता करने लगती है कालिंदी चरण की, उससे उनके इस
इस चिंतन में प्रेम उभर कर सामने आता है। सुनिंदा बर्तन मांजने जाती है, सोचती है कि अगर उन्हें किसी वस्तु की ज़रूरत हुई तो वह वापस बर्तन बीच में छोड़ देती है और कमरे के बाहर, उस कमरे में जहाँ उस कालिंदी चरण के मित्र बैठे हैं, उस कमरे के बाहर दीवार के पास खड़ी हो जाती है। वह यह सोचकर खड़ी हो जाती है कि अगर वो कोई सामान के लिए बोलेंगे तो वह तुरंत उन्हें पकड़ा देगी। मित्र के कहने पर कालिंदी चरण ने अचार के लिए सुनंदा को आवाज़ लगाई। सुनंदा अचार ले आती है। कालिंदी चरण पानी मंगवाता है, वह पानी ले आती है, फिर बाहर आकर दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है। इस प्रकार यहाँ कहानी का अंत होता है। कहानी कथानक की दृष्टि से संक्षिप्त कथानक है, लेकिन इस कथानक में एक पात्र के मनोदशाओं, उसके द्वंद्व, उसके मनोविश्लेषण का चित्रण किया गया है कि किस प्रकार स्त्री या पत्नी प्रेम और स्वत्व के बीच में झूल रही है। वह पति से प्रेम करती है, उसकी चिंता करती है, वहीं दूसरी तरफ अपने स्वत्व के लिए भी सजग है। वह अपने ही अंदर अंतर्मुखी होकर के सोचती रहती है, वह मुंह पर कह नहीं पाती। प्रेमचंद के बाद हिंदी कहानी का नया रूप सामने आया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रेमचंद ने आदर्शोन्मुखी कहानियों की से शुरुआत की थी और धीरे धीरे वो आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद तक बढ़ते गए। प्रेमचंद के बाद हिंदी कहानी ने 3 रूप लिए, जिसमें से एक रूप मनोविश्लेषणवाद का था। इस मनोविश्लेषणात्मक कहानी में अज्ञेय, इलाचंद्र जोशी और जैनेन्द्र के नाम उल्लेखनीय हैं। जैनेन्द्र, अज्ञेय और इलाचंद्र जोशी पर फ्रायड और एडलर का प्रभाव, युंग का प्रभाव दिखाई देता है। इस कहानी में एक पत्नी के एकाकीपन का चित्रण है, उसकी उत्साहहीनता का चित्रण है। उत्साह उसके लिए अनजान सी वस्तु है। स्वत्व बनाम कर्तव्य का द्वंद्व दिखाया गया है। एक तरफ वह स्वयं के लिए चिंतित है, उसे खुद के लिए उसे यह है कि उसका पति उसकी चिंता नहीं करता, उससे कुछ पूछता नहीं, और दूसरी तरफ वह पत्नी के कर्तव्यों को भी जानती है और अपने कर्तव्य पूरे करती है। इस प्रकार वह द्वंद्व से ग्रसित है। इस कहानी में जैनेन्द्र ने द्वंद्व का चित्रण किया है। देश उद्धार के लिए संघर्षरत बलिदानी युवाओं का चित्रण किया है। कालिंदी और उसके मित्र देशोद्धार के लिए चिंतित हैं, संघर्षरत हैं और बलिदान करने वाले हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के तरीकों पर विचार करते हैं, हिंसक और अहिंसक साधनों पर विचार करते हैं। उन्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं है, उनके ऊपर खुफिया पुलिस गुप्तचर की तरह उन पर नज़र रखती है, फिर भी उन्हें इस बात की चिंता नहीं है। इस कहानी का कथानक संक्षिप्त है, रोचक है। इस प्रकार हम देखते हैं पत्नी कहानी एक मनोविश्लेषणात्मक कहानी है, जिसमें एक पत्नी के मनोदशाओं, उसके द्वंद्व आदि का चित्रण किया गया है। इस कहानी के पात्र, संवाद, उद्देश्य आदि की चर्चा हम भाग 2 में करेंगे। धन्यवाद।